हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 54 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAYOR को NBBPS और सुप्रीम SUPREME को TVQIFNF लिखा जाता है तो हाउस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दिया गया है MAYOR और इसको लिख क्या रहा है, तो NBBP और S, M और N +1, A और B +1, R और S +1 और P +1। लेकिन Y और B के साथ क्या हो रहा है, तो Y और B ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए अपोजिट लेटर है, यानी कि Y और B एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। और बाद बाकी सभी लेटर में +1 हो रहा है और बीच वाला जो अक्षर है उसको अपोजिट किया जा रहा है। उसी प्रकार देखिए S और T, U और V +1, P और Q +1, R और I अपोजिट हो रहा है, F E और F +1, M और N +1, E और F +1। तो सभी में +1 किया जा रहा है, जबकि R का जो है R और I एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से हाउस के लिए क्या होगा तो वो हमें बताना है। तो चलिए हाउस का निकालते हैं, HOUSE और यहाँ पर जो होगा H और +1 कर देंगे तो I, O +1 कर देंगे तो P, U का अपोजिट हो जाता है F, S +1 कर देंगे हो जाएगा T, E +1 कर देंगे हो जाएगा F। तो हमें जो आंसर आ जा रहा है वो आ रहा है IPFTF। ठीक है, IPFTF। और ये दिया गया है किस में, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी में, IPFTF ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिख रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए इसमें है, यह जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कौन इन सभी से अलग होगा वो हमको बताना है। तो अचानक झुक जाना, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे थे, यानी कि आप जो है उससे सहमत नहीं थे और अब जो है आप क्या हो गए, तो सहमत हो गए हैं। ठीक है, या आप वहाँ पर अपना समर्पण कर दिए हैं कि मैं अब आपके सामने समर्पित हूँ, आपके सामने मैं झुक चुका हूँ। ठीक है, तो यह एक हुआ। टालना, टालना मतलब कि आप कोई काम कर रहे थे लेकिन उसको, दूसरे काम को क्या कर रहे थे, टाल रहे थे, अच्छा बाद में करेंगे, अच्छा बाद में करेंगे। और चकमा देना, तो चकमा देना भी टालने के जैसा ही होता है एक, कि चकमा देना मतलब हम आपके सामने हैं लेकिन हम आपको जो है अंधेरे में रख रहे हैं, चकमा दे रहे हैं हम इस चीज़ का। और ये अचानक झुक जाना, टालना और चकमा देना, यह तीनों का तीनों जो है यह दर्शाता है क्या चीज़, तो ये दर्शाता है मनुष्य का फितरत को, यानी कि आप पहले कुछ और थे और अब आप कुछ और कर रहे हैं। आप कहना कुछ चाह रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, आप समझाना कुछ चाह रहे हैं लेकिन आपके अंतरात्मा में कुछ और ही चल रहा है। जबकि भाग जाना जो है वह एक क्लियर रूप है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भाग जाना, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है इसमें कि दोपहर के 2 बजे व 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में, यानी कि समपाती नहीं होगी। ठीक है, एक ही रेखा में होगी लेकिन समपाती नहीं चाहिए। तो समपाती होना मतलब हो जाता है 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो समपाती होना मतलब हो जाता है 0 डिग्री का कोण। तो एक ही रेखा पर चाहिए लेकिन 0 डिग्री नहीं चाहिए। तो देखिए होता क्या, एक ही रेखा का मतलब क्या क्या होता है, तो एक ही रेखा का मतलब होता है सबसे पहले तो 0 डिग्री, जो कि इस प्रकार का, और एक ही रेखा पर का मतलब होता है 180 डिग्री भी, यानी कि इस प्रकार का। ठीक है, तो ये दोनों हुआ एक ही रेखा पर।
तो हमको एक ही रेखा पर चाहिए, लेकिन समपाती नहीं चाहिए। तो समपाती नहीं चाहिए मतलब 0 डिग्री नहीं चाहिए। तो 0 डिग्री नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बोला गया कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ किस समय एक ही रेखा पर होगी, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। रूल तो आप लोगों को मालूम है ही, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री मालूम है ही ना। तो इस प्रकार का यदि डिग्री रहेगा तो क्या करेंगे, हम अंश और हर को जोड़ेंगे, सॉरी पूर्णांक और अंश को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50 आ जाता है तो वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। नहीं आता है तो वह आगे बढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 42 है और 6 है, दोनों को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 48। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, तो गलत। दूसरा है 43 और 7, हमने इसको ऐड कर दिया तो 43 और 7 हो गया 50, तो ये सही जा रहा है। 43 और 3 को ऐड किए तो ये हो गया 46, तो ये भी क्या गलत। और ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है, 2 और 3 बजे के बीच, तो 2 और 3 बजे के बीच तो 180 डिग्री का कोण तो बनता ही बनता है, और वो समय भी होता है। तो यहाँ पर यदि इनमें से कोई नहीं रहता तो वो अलग बात था, तब उसको टिक किया भी जा सकता था। ज्ञात नहीं किया जा सकता है मतलब कि आंसर कुछ होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो वह 2-3 प्रकार का आंसर होगा। तो यहाँ पर तो 2-3 प्रकार का आंसर का बात तो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लिख रहा है प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है। सीधी पंक्ति में होने का मतलब, सीधी पंक्ति में होने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों क्या है, एक यही चीज़ है, सीधी पंक्ति में ही है, यानी कि एक ही रेखा पर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिन में कितनी बार, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है। तो 0 डिग्री का कोण जो है, 0 डिग्री का कोण जो है 1 घंटा में 1 बार होता है, 12 घंटा में 11 बार होता है, और 24 घंटा में 22 बार होता है। और ये प्रत्येक दिन का बात है तो यानी कि 24 घंटा का बात है। तो 24 घंटा में कितना बार, 22 बार। 180 डिग्री का कोण जो है, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों का दोनों क्या होता है, सीधी पंक्ति में दोनों न होता है। तो 180 डिग्री का 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार ये भी होता है। तो चूँकि हमारे प्रश्न में प्रत्येक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में कितनी बार ये पूछा गया है, तो हम तो यहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को गिनती करेंगे, यानी कि 22 ये और 22 ये, तो 22 और 22 कितना 44। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिख रहा है इसमें सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वह 5 स्थान बाएं आया तो 17 में 5 स्थान बाएं, यानी कि 17 - 5, 17 - 5 हो जाएगा कितना, तो 22। ठीक है, 5 स्थान बाएं आया तो क्या हो गया, 5 स्थान बाएं आया, अगर वह 5 स्थान बाएं आया तो 5 स्थान बाएं आने के बाद वो क्या हो गया, तो 17 में से 5 घटा दिए तो हो जाएगा कितना 12, 22 लिख दिए थे गलती से। ठीक है, हम जोड़ दिए थे, ये बाबू घट जाएगा 12 हो जाएगा। सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है, वह 5 स्थान बाएं आया, तो पहले तो बाएं से 17 है, मान लीजिए बाएं से यहाँ पर है, फिर उसको बाएं जाना है 5 स्थान, तो वो तो इधर न चला गया, इसीलिए 17 - 5 कर दिए, कितना हो गया, तो 12 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर पंक्ति में कुल 24 लोग हैं, तो कुल 24 लोग हैं तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है, तो टोटल है 24। बाएं से हो गया वो 12वें स्थान पर, प्लस यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर माइनस। तो 12 में आप कितना जोड़िएगा और 1 घटाइएगा जी 24 हो जाएगा। तो 12 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे, 13 हम अगर जोड़ देंगे तो 12 - 13 = 25, -1 कर देंगे तो हो जाएगा 24, यानी कि तो उसका अब दाएं से कौन सा स्थान है, तो उसका अब दाएं से 13वां स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 दोस्तों में
महेश करण से लंबा है। महेश किससे लंबा है? तो करण से। ठीक है, महेश करण से लंबा है। ठीक, महेश करण से लंबा है। इसके बाद बोला परंतु यश से नहीं। महेश जो है वो करण से लंबा है परंतु यश से नहीं, तो यानी कि यश से वो क्या है? छोटा है। इसके बाद क्या बोला? यश से नहीं। इसके बाद है ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। ऋतिक जो है वो किससे लंबा है? तो ऋतिक यश से लंबा है। ठीक है, ऋतिक जो है वह यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, यानी कि ऋतिक जो है वह अभिषेक से लंबा नहीं है। इसके बाद क्या बोला? अभिषेक से नहीं। यदि उनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, तो बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में, तो ये तो अभी घटते क्रम में है। बढ़ते क्रम में मतलब करण सबसे ऊपर, उसके बाद महेश, उसके बाद यश, उसके बाद ऋतिक, उसके बाद अभिषेक। ठीक है, तो बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा? तो करण को आप ऊपर कर दीजिएगा और अभिषेक को नीचे कर दीजिएगा। करण, महेश, यश, ऋतिक, अभिषेक, वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज़? तो करण, और करण दिया गया ऑप्शन सी में, तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिख रहा है 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। ठीक है, सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर खड़ी है। तो देखिए यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाला बात है। लिख रहा है सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर खड़ी है। तो कौन खड़ी है? तो सविता जो है वो खड़ी है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि उषा, तुलसी और उर्मिला, उषा है, तुलसी है और उर्मिला है। ठीक है, उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। बहुत अच्छा। उसके बाद है उर्मिला, उषा और तुलसी के बीच में, यानी कि उर्मिला जो है वो किसके किसके बीच में? उषा और तुलसी के बीच में है। ठीक है, इसके बाद है यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो हम तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लड़की है तो उनके लिए 5 स्थान बना दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें जो बोला जा रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बाईं से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये स्थान किसका? तो ये तुलसी का। ठीक है, तो ये हो गई तुलसी। क्या बोल रही है? अब बोला गया कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, हो गया। अब इससे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला लाइन में है कि उर्मिला, उषा और तुलसी के बीच में। तो यदि तुलसी यहाँ पर है तो उर्मिला जो उषा और तुलसी के बीच में, तो यहाँ पर तो हम उर्मिला को दे नहीं सकते हैं क्योंकि इधर तो अब कोई है नहीं। ठीक है, तो तुलसी यहाँ पर है तो हमको यहाँ पर उर्मिला देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उर्मिला जो है तुलसी, उषा और तुलसी के बीच में, तो तुलसी इधर, उषा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उषा लिख दिया, यहाँ पर हमने उर्मिला लिख दिया। एक बार फिर से पढ़ लें, उर्मिला, उषा और तुलसी के बीच में है। ठीक है यहाँ तक। अब इससे जस्ट ऊपर वाला लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। तो ये बायां है, ये दायां है, तो ये किसके बाईं ओर है? तो कुमुद के। तो ये लीजिए कुमुद के बाईं ओर है। हो गया। अब बचा कौन नाम? तो सविता। सविता को आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। अब आपको नहीं होता है तो एक बार कन्फर्म पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है ना। उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में, उषा और तुलसी के बीच में है। तुलसी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे, बाएं से पहले, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथे स्थान पर है,
तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो दाएं से पहला, दाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, यानी कि उषा जो है दाएं से चौथे स्थान पर है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया 8 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो व्हाट के स्थान पर जो है क्या आना है हमको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए 2 है, 9 है, 2 है, 9 है, 30, 93, 288, 282 और फिर है व्हाट। तो यहाँ पर क्या किया गया? तो देखिए 2 में हमने क्या किया, 2 में हमने गुना किया 3 से, तो 2 गुने 3 तो 6, इसमें 3 जोड़ दिए हो गया 9। ठीक, 9 में 3 से गुना किए तो 27 प्लस 3 कर दिए तो 30, 30 में गुना किए 3 से तो 90, 90 और 3 93, 93 में फिर हम गुना किए यहाँ पर 3 से हो जाएगा 279 और यहाँ पर हम 3 जोड़ दिए हो गया 282। अब उसी प्रकार से फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ करेंगे गुने 3 और प्लस 3, तो हमें आ जाएगा 849, 849, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 849, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है इसमें निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको इसमें गलत पद कौन सा है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो आप ये क्या कीजिए, तो 3 और 4 को आप ऐड कर दिए, हो गया कितना, तो 7। 4 और 7 को जब हमने ऐड किया तो हो गया आपको 11। 7 और 11 को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया आपको 18, 18। और फिर क्या है 11, 7 और 11 को जब हमने जोड़ा तो 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 20 लिखा हुआ है, तो यही क्या है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यानी कि 20 जो है वो गलत है, यहाँ 18 होना चाहिए। चलिए इसके बाद 11 और 18 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता आपको 29। 18 और 29 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 47, और फिर 29 और 47 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता आपको 776। तो हमारे प्रश्न के लिए जो है गलत संख्या के रूप में 20 को पहचाना गया है, यानी कि 20 जो है वह गलत संख्या है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिख रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो हम इस साइड से बनाते हैं। ठीक है, तो 12 है, 6 है और 42 है, तो क्या करना पड़ रहा है, तो 12 गुना हमने किया 3 तो 36, 36 में ये वाला 6 हमने जोड़ दिया और ये वाला 42 जो है ये आ गया। ठीक है, 7 है, 4 है, 25 है, 7 इंटू किया हमने 3 हो जाएगा कितना, तो 7 इंटू 3 के हो जाएगा 21। 21 में मैंने ये प्लस 4 कर दिया और ये हो जाएगा 25। सेम उसी प्रकार से व्हाट 2 और 14 है, यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो कितना में हम 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या किए, 4 लाए, 4 गुने 3 किए तो 12, 12 में जब हमने 2 जोड़ दिया हो गया 14, यानी कि व्हाट के स्थान पर जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये 28 जो लिख रहा है, सॉरी 28 बोल रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें कि 28 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन था। 28 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप लोग तो ये जानते ही हैं कि 1900 का कोड कितना जाता है, 0 जाता है। जो लोग नहीं जान रहे उनके लिए 1600 6 जाता है, 1700
4 जाता है, 1800 2 जाता है और 1900 0 जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं अगर 2000 मुझे जानना होगा तो 2000 जाता आपको 6, 2100 जाता है 4, 2200, 2300, इसी प्रकार से 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, ऐसे ही चलते रहिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि 1900 का कोड क्या जा रहा है, तो 1900 का कोड जा रहा बाबू 0। तो 28 मार्च 1900, तो 28 तो है ही। मार्च का कोड आपको मालूम है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और लास्ट में हो जाएगा 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो मार्च का कोड क्या हो जाता है, मार्च का कोड हो जाता है 4 और 1900 का कोड क्या हो जाता है, तो 0। अब इसमें को जोड़िए और 7 से भागा दे दीजिए। तो 28 प्लस 4 28 में जब आप 7 से भागा दिए तो 28 तो ख़त्म ही हो गया, बचा क्या 4 शेषफल। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और 4 मतलब कौन सा दिन, तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया कि 28 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, तो बुधवार का दिन था, ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 12, लिख रहा है इसमें कि यदि 7 जून 1995 को मंगलवार था, 7 जून 1995 को मंगलवार था, ठीक है, 7 जून 1995 दिन हो गया मंगलवार, ठीक है। अब क्या किया इसमें, 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2008, ठीक है। तो चलिए जून का कोड बताइए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, तो अप्रैल, मई और जून, तो 0 to 5, तो जून का कोड क्या हो गया, तो 5 हो गया, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। और अगस्त का कोड बताइए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, तो 3 हो जाएगा। अगस्त का कोड कितना, तो 3। तो अब क्या हुआ, तो 7 में आप कितना जोड़िएगा या घटाइएगा जो 15 प्राप्त होगा, तो 7 में तो हम बाबू 8 जोड़ देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। 5 में हम क्या करेंगे जो मुझे 3 प्राप्त होगा, 5 में हम क्या करेंगे जो मुझे 3 प्राप्त होगा, तो 5 में हम -2 कर देंगे, 5 में जो हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1995 और 2008 है। यहाँ पर क्या, तो देखिए आपको मालूम है कि कोई भी सामान्य वर्ष में आप क्या करते हैं, 6 वर्ष या 11 वर्ष जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, आपको रिपीट करता है ना। तो अगर 1995 में आप 11 वर्ष जोड़ते हैं तो आता है क्या, 2006। 1995 में अगर आप 11 वर्ष जोड़ते हैं तो आता है 2006, और 2006 है सामान्य वर्ष और 1995 भी है सामान्य वर्ष। इसका मतलब है कि 1995 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर दोनों क्या है, एक समान है। तो हम यदि 1995 के जगह पर हम यदि यहाँ 2006 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अब 2006 से 2007 तो एक वर्ष, एक सामान्य वर्ष तो एक शेष दिन, और 2007 से 2008 एक लीप वर्ष तो 2 शेष दिन। तो 2006 से 2008 हम आगे की ओर जा रहे हैं तो इसीलिए जोड़े, पीछे जाते तो घटाते। -2 और +2 समाप्त हो गया, +8 और +1 हो गया +9। +9 में आपने 7 से डिवाइड किया, हो जाएगा कितना, तो +2, शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, +2।
और अब आप मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या होगा, मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा गुरुवार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, गुरुवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिख रहा है इसमें, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यहाँ जो प्रश्न में बोला गया कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, जब एक की संख्या यानी कि एक जो है ये एक, जब ये एक क्या हो, नीचे की ओर होगा तो ऊपर क्या होगा। इसका सीधा मतलब नीचे और ऊपर एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब बाबू नीचे और ऊपर एक दूसरे का अपोजिट होता है तो हमको यहाँ पर करना भी तो वही है। क्या करना है हमको, तो नीचे और ऊपर एक दूसरे का अपोजिट, तो हमको एक के विपरीत कौन सा संख्या होगा ये मुझे पता करना है। एक के विपरीत कौन सा संख्या होगा ये मुझे पता करना है। तो चलिए एक के विपरीत पता करते हैं। तो एक है, एक के विपरीत क्या होगा ये पता करना है। तो किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 2 सतह कॉमन मिल रहा है, ठीक है, हम गलती कर रहे थे। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। मैंने देखा 2 3 2 3 2 3 2 3 कॉमन मिल रहा है, तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि जब एक की संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो नीचे का अपोजिट होता है ऊपर। तो यहाँ पर जो एक के अपोजिट में क्या हो गया, तो एक के अपोजिट में हो गया 4 बिंदु वाला स्थान, यानी कि एक के विपरीत हो गया 4। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिख रहा है इसमें, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो इसमें जो बोला गया कि गणित नहीं पढ़ता है, तो गणित नहीं पढ़ता है तो ये वाला सर्कल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ये वाला सर्कल के अंतर्गत नहीं आ रहा कौन कौन, तो 2 7 और 3, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है 2 7 और 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो वह बोल रहा है प्रश्न में कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर ये दोनों पढ़ रहा हो, तो ये तो 2 तो है जो सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और 3 है जो कि सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या तब 7, ये जो है जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहा है और गणित नहीं पढ़ रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिख रहा है इसमें कि निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती है। क्या सब है इसमें, पेन है, पेंसिल है और स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेशनरी। स्टेशनरी में जो होता है पेन होता है और पेंसिल होता है, तो ऐसा डायग्राम है ऑप्शन सी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिख रहा है इसमें, यह साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। बोल रहा है सभी जीप कार है, सभी जीप कार है। इसके बाद है सभी कार बस है, सभी जो कार है वो क्या है, तो बस है। इसके बाद है सभी बस ट्रक है, सारा का सारा जो बस है वो क्या है, तो वह ट्रक है। सभी बस ट्रक है। ठीक है, तो अब इसमें पहला निष्कर्ष है कि कुछ जीप ट्रक है, तो कुछ जीप जो है वो ट्रक है, तो बात ये क्या हो जा रहा है, सही। दूसरा है सभी जीप बस है, सारा का सारा जो जीप है वो बस है, तो ये भी क्या हो गया, तो सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही,
16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से देखेंगे। इसमें जो कहा जा रहा है 16 नंबर में, सभी जीप कार है तो जीप हो गया हमको 100 और कार हो गया हमको 50। सभी कार बस है तो कार हो गया हमको 100 और बस हो गया 50। सभी बस ट्रक है तो बस हो गया हमको 100 और ट्रक हो गया हमको 50। निष्कर्ष में कुछ जीप ट्रक है तो जीप हो गया 50, ट्रक हो गया 50। सभी जीप बस है, जीप हो गया 100 और बस हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि क्या क्या निष्कर्ष जा रहा है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ जीप ट्रक है। कुछ जीप क्या है तो ट्रक है, तो जीप ट्रक है, जीप है यहाँ पर और ट्रक है यहाँ पर। कॉमन क्या मिला तो कार और कार, कॉमन में कम से कम एक 100 मिलना चाहिए, 100 हो गया। कॉमन क्या मिला तो बस और बस, कॉमन में कम से कम एक 100 होना चाहिए तो 100 हो गया। तो सभी जीप ट्रक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा कुछ जीप ट्रक है 100 यहाँ पर तो 50 यहाँ पर। तो 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है तो खरीदेंगे, खरीदेंगे, सही है। ट्रक 50, ट्रक 50, ये भी क्या सही, तो हो गया आंसर सही। ठीक है, दूसरा है सभी जीप बस है, जीप और बस, तो जीप यहाँ ट्रक और कार कॉमन मिला, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 है, यानी कि ख़त्म हो गया कहानी इसका। तो सभी जीप बस है तो जीप है 100, कार है बस है 50, तो जीप है 100 अब बस है 50, एकदम सही। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। लिख रहा है कुछ बॉल रैकेट है, कुछ बॉल रैकेट है, इसके बाद है कुछ रैकेट बैट है, कुछ रैकेट बैट है, सभी बैट नेट है, सारा का सारा जो बैट है वो क्या है नेट है। तो अब है यहाँ पर पहला निष्कर्ष कि कोई नेट बॉल नहीं है, नेट बॉल नहीं है, नेट यहाँ पर बॉल यहाँ पर, नेट जो है वो बॉल नहीं है। तो बात ये क्या हो गया, ये बात क्या हो गया, नेट बॉल नहीं है, तो ये बात तो अभी सही जा रहा है। लेकिन यही डायग्राम यदि हम इस प्रकार से बना लेते, किस प्रकार से, तो बना करके दिखाते हैं। कुछ बॉल रैकेट है, कुछ बॉल रैकेट है, कुछ रैकेट बैट है, कुछ रैकेट बैट है, सभी बैट नेट है और सभी बैट क्या है तो नेट है। अब हम देखिए कोई नेट बॉल नहीं है तो कोई नेट बॉल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इधर से हो रहा है गलत और इधर से हो रहा है सही। जब एक तरफ से गलत हो और एक तरफ से सही हो तो वह फाइनल क्या होता है, वह गलत होता है। अब इसके बाद सभी रैकेट नेट है, सभी रैकेट जो है वो नेट है, क्या इधर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इधर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दोनों में से कहीं नहीं हो रहा है, तो यह भी क्या हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे 150 वाले रूल से। इसमें क्या है, तो कुछ का केस है तो कुछ का केस में हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50, कुछ का केस है 50, यहाँ भी 50, सभी का केस है ये हो जाएगा आपको 100 और ये हो जाएगा आपको 50। यहाँ पर जो दिया गया है और निष्कर्ष में दिया गया है यहाँ पर कोई नेट बॉल नहीं है, तो नेट हो जाएगा आपको 100 और बॉल भी हो जाएगा 100। सभी रैकेट नेट है तो सभी का केस है तो रैकेट हो जाएगा 100 और नेट हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे
कोई नेट बॉल नहीं है, तो ये तो निगेटिव हो गया। और तीनों का तीनों कथन देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो निगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता है, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है सभी रैकेट नेट है, तो रैकेट है यहाँ पर और नेट है यहाँ पर, रैकेट है यहाँ पर और नेट है यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला बैट और बैट, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 है, पास कर गया। रैकेट है यहाँ पर 50 और रैकेट है यहाँ पर 100, तो 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में बिकेगा तो आप खरीदिएगा? तो नहीं खरीदिएगा, तो दूसरा निष्कर्ष हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, और हमारे प्रश्न 17 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, लिख रहा है इसमें सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी कंप्यूटर जो है वह प्रिंटर है। इसके बाद क्या बोला, सभी प्रिंटर स्टेपलर है, सभी प्रिंटर जो है वह क्या है, तो स्टेपलर है। सभी स्टेपलर स्कैनर है और सभी स्टेपलर जो है वह स्कैनर है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष इसमें सभी प्रिंटर स्कैनर है, सारा का सारा जो प्रिंटर है वो स्कैनर के अंतर्गत है, तो ये सही हो गया। दूसरा है कुछ स्टेपलर कंप्यूटर है, तो स्टेपलर का कुछ भाग जो है वो क्या है, कंप्यूटर है, तो यह भी क्या हो गया, तो सही हो गया। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही, आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से बना करके देख लें। तो सभी वाला केस है, तो कंप्यूटर हो जाएगा 100, प्रिंटर हो जाएगा आपको 50, सभी प्रिंटर, तो प्रिंटर हो जाएगा 100, स्टेपलर हो जाएगा 50, स्टेपलर हो जाएगा आपको 100 और स्कैनर हो जाएगा आपको 50। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष में प्रिंटर हो जाएगा आपको 100 क्योंकि सभी का केस है, स्कैनर हो जाएगा 50, यहाँ पर स्टेपलर हो जाएगा 50 और कंप्यूटर भी हो जाएगा 50। तो अब इसमें क्या करना है मुझे, तो अब इसमें देखिए करना क्या है, तो प्रिंटर और स्कैनर दो चीज़ है, प्रिंटर स्कैनर, तो प्रिंटर है यहाँ पर और स्कैनर है यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला स्टेपलर स्टेपलर, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, पास करिए। आइए, प्रिंटर है 100, तो प्रिंटर 100, स्कैनर 50, स्कैनर 50, तो पहला निष्कर्ष हो गया सही। दूसरा है कुछ स्टेपलर कंप्यूटर है, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर है, तो स्टेपलर यहाँ पर, कंप्यूटर यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला प्रिंटर और प्रिंटर, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, ये पास कर गया। अब क्या है, कंप्यूटर है 100 और यहाँ कंप्यूटर है 50, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है तो खरीदेंगे, सही है। यहाँ पर स्टेपलर है 50, यहाँ पर स्टेपलर है 50, तो ये भी सही है। तो यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी निकल गया सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही, आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, लिख रहा है इसमें एक दिवसीय क्रिकेट का यह निचोड़ है कि यदि तेजी से रन बनाए जाते हैं और संयम और जोश के साथ गेंद फेंकी जाती है और अच्छी तरह से खेला जाता है तो विपक्ष के हाथ एवं पैर को फुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया कि एक दिवसीय क्रिकेट में वनडे टूर्नामेंट जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो तेज़ी से रन बनाने चाहिए, संयम और जोश के साथ गेंद फेंका जाना चाहिए और अच्छे तरह से खेला जाता है। तो सारा का सारा चीज़ तो ये बोल ही दिया। तो ये सारा चीज़ जब रहेगा तो विपक्ष के हाथ और पैर को फुलाया जा सकता है, यानी कि उसको दिक्कतें पैदा की जा सकती है, उसको जो है बहुत ही परेशानी हो सकता है जीतने में, ऐसा कहा गया। तो निष्कर्ष नंबर 1 है सचिन ने भारत के लिए 2003 में जब प्रूडेंशियल कप जीता था तो उसके पास उपर्युक्त सभी गुण मौजूद थे। तो उसके पास जब सभी गुण मौजूद थे तभी तो उन्होंने जीता है। तो यह बात क्या है, तो ये बात तो पूर्णतः सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसने सचिन जो है एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया इसका सही। दूसरा निष्कर्ष है अन्य टीमों ने जब
अन्य टीमों ने जिसने प्रूडेंशियल टूर्नामेंट में भाग लिया था उनमें ये गुण मौजूद नहीं थे। देखिए यह चीज़ जो है कह पाना कि उनमें यह गुण मौजूद नहीं थे, यह कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह जो कहा गया दूसरा नंबर ये पूर्णतः गलत कहा गया। तो पहला नंबर निष्कर्ष हो गया सही, दूसरा नंबर निष्कर्ष हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिख रहा है इसमें, आने वाले दिनों में बहुत से विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ स्रोतों में निरंतर कमी का दृश्य उपस्थित होने वाला है। यानी कि कहा ये कि विकासशील देश के जनसंख्या में वृद्धि होगा, साथ ही साथ जो स्रोत है उसका उसमें निरंतर कमी होगा, ऐसा दृश्य उपस्थित होने वाला, ऐसा होने वाला है, इसने ये अंदाज़ा लगाया है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। तो वृद्धि जारी नहीं रहेगी, यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि रहेगा, इसलिए यह जो कहा जा रहा है कि वृद्धि जारी नहीं रहेगी, यह तो पूर्णतः क्या बोल रहा है, यह पूर्णतः गलत बोल रहा है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हो गया इसका पूर्णतः गलत। दूसरा निष्कर्ष बोला, विकासशील देशों की सरकारों को अपने लोगों के लिए जीवन को सुचारू बनाना कठिन होगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, अपने लोगों का जीवन जो है सुचारू करना क्या होगा, कठिन हो जाएगा। ये बात तो सही है। क्यों सही होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। क्या बोला, विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रहा है और स्रोत में कमी आ रहा है। जो जीवन जीने का स्रोत है, जो कमाने का स्रोत है, जो भी अर्थव्यवस्था को बचाने का जो स्रोत है, अर्थव्यवस्था के लिए जो जो उपाय होने चाहिए उस स्रोत में कमी हो रहा है और जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि विकासशील देशों की सरकारों को अपने लोगों के लिए जीवन को सुचारू बनाना क्या होगा, कठिन होगा ही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 21। लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा। तो इसमें तो बाबू आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। इसमें हम सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है उसको ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा भागा और प्लस को आप बदल दीजिए। तो इसमें भी वही काम किया जाएगा, भागा और प्लस को बदलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भागा का चिन्ह, यहाँ पर हम दे देंगे प्लस का चिन्ह। 20 में 4 से भागा दे दिए तो हो गया कितना, तो 5 गुने 4 कर दिए हो गया 20। अब 20 में 16 जोड़ देंगे हो जाएगा 36। यानी कि ऑप्शन ए जो है वह पूर्णतः सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। लिख रहा है इसमें, रीता अपने घर से सीधे स्कूल चली। ठीक है, तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, रीता अपने घर से सीधे स्कूल चली जो 250 मीटर दूर है। तो किस दिशा में नहीं मालूम है। तब वह बाईं ओर मुड़ी। तो अब यहाँ पर तो दिशा तो दे नहीं रहा, तो हम यहाँ पर उत्तर दिशा अपने मन से मान लेते हैं 250 मीटर। तब वह अपने बाईं ओर घूमकर 200 मीटर चली। फिर यहाँ से बाएं घूमी, तो बाएं घूमी तो आ जाएगी दक्षिण पश्चिम में, और 200 मीटर यहाँ पर वो चली, चलकर पोस्ट ऑफिस पहुंची। अंत में वह बाईं ओर मुड़ी और 250 मीटर चलकर रेलवे स्टेशन पहुंची। फिर ये बाएं मुड़ गई और 250 मीटर चली और रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन से उसका घर कितना दूर है, तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं। नॉर्थ में 250, साउथ में 250, घटा दिए, ख़त्म कहानी। तो बचा क्या, पश्चिम दिशा में कितना, तो 200 मीटर। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि रेलवे स्टेशन से उसका घर 200 कितना दूर है, तो 200 मीटर दूर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। लिख रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुने बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें।
ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो लिखा गया है क्या चीज़, तो निम्न विकल्पों में से कौन दर्शाता है कि पी एस की दादी है। पी कौन है, तो दादी है, किसकी, तो एस की। तो पी को जब दादी बनाना है तो सिंपल सी बात है कि मुझे पी को फीमेल बनाना है। पी को क्या बनाना है, महिला। पी जब महिला बनेगी तभी तो वो दादी बनेगी। ठीक है, तो मुझे पी को महिला बनाना। अब क्या बोल रहा है इसमें, तो मैं कौन दर्शाता है कि पी एस की दादी है, तो पी को मुझे फीमेल बनाना है। तो दादी मतलब क्या होता है, तो दादी का मतलब होता है पिता की माँ, पिता की माँ। ठीक है, तो इसमें तो कुछ आए या नहीं आए, माँ तो आना ही है। तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी का अर्थ है बी का पिता है, तो प्लस तो पिता पुरुष दर्शाता है। आगे बढ़िए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि पी के बाद जब माइनस का चिन्ह है तो ये माँ दर्शा रहा है, माँ दर्शा रही तो महिला दर्शा रही है। ए गुना बी का अर्थ है बी का भाई है, भाई तो पुरुष दर्शाता। आगे बढ़िए, ए भागा बी का अर्थ है बी की बहन है, यानी कि पी के बाद जब भागा का चिन्ह रहेगा तो ये बहन दर्शाएगी, बहन दर्शाएगी मतलब स्त्री दर्शाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो पी के बाद माइनस का चिन्ह या पी के बाद डिवाइड का चिन्ह ढूंढेंगे तो स्त्री का पता चलेगा। तो पी के बाद प्लस गुना प्लस और यहाँ पर माइनस, तो बस माइनस मिला एक ठो ऑप्शन बी में। तो बी में ही सिर्फ पी जो है स्त्री हो रही है, बाद बाकी में तो पी पुरुष हो रहा है। तो इसीलिए हमको आगे जांच कोई करने का ज़रूरत ही नहीं है, और ये ऑप्शन बी जो है ये 100% हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। लिख रहा है कि अभय नीना का पति है। अभय जो है वो कौन है, नीना का पति है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने अभय, और ये हो गया पति किसका, तो नीना का, नीना का ये पति हो गया। ठीक है, तो पति तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहे हैं, महिला है तो स्त्री माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, ये हम प्लस बना दिया, नहीं शादीशुदा हो गया, पति हो गया। अब क्या बोल रहा है, पति है और सुनीता अभय की माँ है, और सुनीता जो है वह है माँ किसकी, अभय की। सुनीता है माता, माइनस का चिन्ह। अब क्या बोला, सोहन नीरज का पिता है और अभय नीरज का चाचा। अभय जो है वो नीरज का हो गया चाचा, नीरज का कौन, तो ये हो गया चाचा। ठीक है, और कौन है, तो सोहन, सोहन हो गया कौन, तो पिता, सोहन हो जाएगा पिता किसका, तो नीरज का, ये हो गया पिता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अभय हो गया चाचा, हम यहाँ पर चाचा लिख देते हैं ऐसे। अब बोला नीरज का चाचा, तो सोहन नीना का कौन है, तो सोहन जो है वो नीना का कौन है, तो ये दोनों तो पति पत्नी है, तो ये पति, अब पति का कौन, भाई, तो पति का भाई जो है कौन होगा, तो ये जेठ भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है। पति का भाई तो जेठ भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है कि अभय जो है वो तो चाचा है ना नीरज का, तो जब चाचा है तो ये तो क्लियर है कि पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। तो सोहन कौन होगा, तो सोहन तो कन्फर्म अब जेठ ही होगा, अब तो जेठ या देवर वाला तब कंडीशन ही खत्म। तो सोहन कौन हो जाएगा नीना का, तो जेठ, जेठ मतलब क्या, पिता का, सॉरी पति का बड़ा भाई, जेठ मतलब होता पति का बड़ा भाई। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 25 लिख रहा है कि एक दर्पण को mn रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो आप ये देख रहे हैं एरो तो इधर जा रहा है, तो जब मिरर में इमेज बनेगा तो मिरर इमेज में तो एरो ऐसे जाएगा, यानी कि ये वाला एरो सही है, ये वाला एरो गलत है, ये वाला एरो सही है, ये वाला एरो सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो सब में क्या वैसा ही है, तो सब में वैसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें बात करते हैं थोड़ा इसका काला और सफ़ेद। तो ऊपर में काला और सफ़ेद जो है जब मिरर इमेज बनेगा तो वो तो उल्टा हो जाएगा, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, ये सही है, यहाँ भी उल्टा हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसा यहाँ है
दोनों में एक समान है, ऑप्शन डी भी गया। अब हम ऑप्शन इसका बात करते हैं। यहाँ पर जैसा है वैसा ही देख लीजिए। यहाँ आप ऊपर में और नीचे में देख लीजिए, अलग अलग साइड में है ना ब्लैक वाला। इसमें लेफ्ट साइड है तो इसमें राइट साइड है, और यहाँ देखिए दोनों का दोनों राइट साइड में ही ब्लैक वाला है, इसलिए ये भी गया। तो ए गया, बी गया, डी गया, तो बचा कौन? सी। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से 28। लिख रहा है इसमें, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या लिख रहा है? 5 लड़कियों का एक समूह है, 5 लड़की है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या बोला? 5 लड़कियों का एक समूह है, कालिंदी लंबाई में दूसरे क्रम पर है, वह रेखा से आयु में छोटी है। तो यहाँ पर बाबू 2 चीज हो रहा है, लंबाई, ठीक है, लंबाई जा रहा है और उम्र जा रहा है। ये 2 हिसाब किताब है इसका, लंबाई का भी हिसाब किताब है और उम्र का भी हिसाब किताब है। तो हमको तो 2 ठो ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो इसलिए चलिए 2 ठो बना ही दिए हैं। लिख रहा है कि कालिंदी लंबाई में दूसरे क्रम पर है, तो कालिंदी जो है वो लंबाई में दूसरे क्रम पर है, तो इसका मतलब हम कालिंदी को यहाँ रखेंगे, कालिंदी लंबाई में दूसरे क्रम पर है। इसके बाद क्या बोल रहा है? वह रेखा से आयु में छोटी है, तो कालिंदी जो है वह रेखा से जो है आयु में क्या है? छोटी है, तो रेखा यहाँ पर। इसके बाद क्या है? प्रीति मीना से लंबी है पर आयु में छोटी है। प्रीति मीना से लंबी है, तो लंबाई का इधर साइड है, तो प्रीति जो है वह है मीना से लंबी। प्रीति मीना से लंबी पर आयु में छोटी है, तो आयु में छोटी है यानी कि प्रीति जो है मीना से क्या आयु में छोटी है, तो प्रीति जो है वो मीना से आयु में छोटी है। इसके बाद है रेखा और मीना समान आयु के हैं, रेखा और मीना समान आयु के है, इसका मतलब मीना यहाँ पर तो प्रीति यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रीति और कालिंदी का हमको क्लियर नहीं है कि प्रीति और कालिंदी भी समान आयु की हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक ना। इसके बाद रेखा और मीना समान आयु की, पर रेखा उन सभी में सबसे लंबी है, और रेखा कौन है? सबसे लंबी है, तो ये हो गई रेखा सबसे लंबी। नंदा प्रीति से लंबी है, नंदा जो है वह प्रीति से लंबी, तो देखिए नंदा जब प्रीति से लंबी हो जाएगी तो यह तो 3 हो गया, तो 2 ठो उधर है, इसका मतलब यहाँ पर नंदा, यहाँ पर प्रीति और यहाँ पर मीना, ये 5 हो गया इधर, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसके बाद? अब हमको इसका एडजस्ट करना, 4 गो तो इधर हो ही चुका है, एक और बचा हुआ है। नंदा प्रीति से लंबी है और रेखा से आयु में बड़ी है। नंदा जो है रेखा से आयु में बड़ी है, तो नंदा रेखा से आयु में बड़ी है, तो चलिए हम यहाँ पर नंदा को रख दें, ठीक है, यहाँ नंदा रख दें, रेखा, उसके बाद यहाँ पर रेखा हो जाएगी, रेखा और मीना बराबर है, तो यहाँ पर मीना को दे देते हैं, मीना से नीचे प्रीति है तो हम यहाँ प्रीति को दे देंगे, और इधर रेखा से नीचे कालिंदी है तो हम यहाँ पर कालिंदी को दे देंगे। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 26 लिख रहा है, अगर उन्हें उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में लगाया जाए, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए, तो चौथे क्रम पर कौन है? तो चौथा क्रम पर जो है आयु का बात हो रहा है, तो चौथा क्रम पर तो पहले तो नंदा, रेखा और मीना दूसरे या तीसरे नंबर पर, और कालिंदी या प्रीति यही दोनों होगा चौथे नंबर पर। कालिंदी हो सकती है, चौथे नंबर पर प्रीति हो सकती है, लेकिन इस दोनों में से कौन होगी वह क्लियर नहीं है,
इसीलिए हम इसका आंसर देंगे कालिंदी या प्रीति, और हमारे ऑप्शन में भी यह चीज़ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, आंकड़े अधूरे हैं, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है 27 नंबर। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कौन सा आदमी उस समूह में सबसे छोटी आयु का है, निम्न में से कौन सा कथन अतिरिक्त है। तो यहाँ पर कौन सा जो है, कौन है जो कि सबसे छोटी आयु का है, ये तो हमें पता चला ही नहीं, और पता तो चला नहीं, इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त है, मतलब एक्स्ट्रा हो गया है। हमको तो एक तो पता नहीं चला, जितना जानकारी था उतना जानकारी से तो पता चला नहीं, तो अतिरिक्त कहाँ से हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर। अगर उन्हें उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए, लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो कौन सा तीसरी क्रम स्थिति पर होगी। तो लंबाई के बढ़ते क्रम में जब लगाएंगे, ये तो घटते क्रम में लगा है, पहला दूसरा तीसरा, सबसे लंबी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो अगर उनको बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो बढ़ते क्रम में लगाना है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ गिनती कर लीजिए। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गिनती कर लीजिए तो आपको बढ़ते क्रम में हो जाएगा। लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो कौन सा तीसरी क्रम स्थिति पर होगी। तो पहले क्रम पर, दूसरे क्रम पर, और ये तीसरे क्रम पर हो जाएगी नंदा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नंदा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिख रहा है इसमें, एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छा काम ले सके। एक मैनेजर को क्या चाहिए कि जो भी कर्मचारी उसके पास है उस कर्मचारी से उसको अच्छे से काम उसको ले लेना है। यानी कि आप काम करने के लिए आए हैं कर्मचारी, आपसे मुझे काम करवाना है, ये मैनेजर का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा काम लिया जा सके। तो जी हाँ, तभी तो उनको मैनेजर का पोस्ट मिला है कि आप सभी कर्मचारी से अच्छे से काम ले लीजिए। इसीलिए यहाँ पर पूर्वधारणा 1 हो जाएगा सही। दूसरा पूर्वधारणा है, मैनेजरों से अपेक्षा होती है कि वे अपने कर्मचारियों से अच्छा काम ले सकेंगे। जी हाँ, मैनेजर से यही अपेक्षा ही होता है, तभी तो आप मैनेजर को डिप्यूट करते हैं। इसीलिए दूसरा पूर्वधारणा भी हो गया सही। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लिख रहा है इसमें, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से जल्दी से कानपुर से लखनऊ ले जा सकता हूँ, पर तब तुम्हें सामान्य से 2 गुना किराया देना होगा। यानी कि जो मान लीजिए कि 200 रुपया किराया है, कानपुर से लखनऊ जाने का मान लीजिए 200 रुपया किराया है। ठीक है, तो गाड़ी वाला उसको बोल रहा है कि हम कानपुर से लखनऊ तुमको जल्दी से ले जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, लेकिन तुमको जो है 200 रुपया किराया है, तुमको 400 रुपया लगेगा। अगर देगा तो बोलो, ऐसा स्थिति है यहाँ पर। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, साधारणतया कानपुर से लखनऊ पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। जी हाँ, ज़्यादा समय लगेगा, तभी तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको जल्दी से लेकर के जाऊँगा। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, लोग जल्दी लखनऊ से कानपुर पहुंचना चाहते हैं, पर वे अतिरिक्त पैसा इसके लिए नहीं देंगे। देखिए, अतिरिक्त पैसा इसके लिए देगा या नहीं देगा, ये हमारे प्रश्न से स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर तो अभी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी वाला ही यह बात बोल रहा है। अब सामने वाला जो पैसेंजर है उसने क्या कहा, ये हमारे प्रश्न में तो क्लियर है ही नहीं कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसीलिए यह बात कहना कि लोग जल्दी लखनऊ से कानपुर पहुंचना चाहते हैं, वे अतिरिक्त पैसा इसके लिए नहीं देंगे, ये अतिरिक्त पैसा का जो बात किया गया है ये हमारे प्रश्न के चर्चा में नहीं है। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो दिया गया है यह हमारे कथन से, जितना कथन है उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए दूसरा इसका पूर्वधारणा हो गया गलत। तो पहला पूर्वधारणा सही, दूसरा पूर्वधारणा गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है।